Good morning, students. So today we are going to continue with C++ and C++ जैसे कि आप लोग C पढ़ के आए हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे है टोकन्स. ठीक है, हर लैंग्वेज में कुछ टोकन्स होते हैं. लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है कि जब भी किसी लैंग्वेज को छोटे छोटे शब्दों या फिर छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड्स में तोड़ा जाता है तो उसको हम टोकन्स कहते हैं. जैसे आप इंग्लिश की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनकी कुछ मीनिंग है, जैसे हाउ, यू, व्हाट. तो इसी तरीके से हर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ टोकन्स होते हैं. तो वो टोकन्स क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको, कल हमने सी इन सी आउट का कंसेप्ट पढ़ा था, तो थोड़ा सा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और समझा देती हूँ उसके बारे में कि सी इन जो है वो हमारा क्या होता है, इनपुट लेने के काम आता है. बिल्कुल जैसे कि स्कैन एफ हम यूज करते हैं सी में. तो सी इन इज जस्ट लाइक स्कैन एफ. इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड से या फिर माउस से इनपुट लेने के काम वो आता है. तो यहाँ पे जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं, जो डबल ग्रेटर देन के साइन, उसको हम कहते हैं गेट ऑपरेटर, बिकॉज इट इज गेटिंग द इनपुट फ्रॉम अ डिवाइस टू द मेमोरी. ठीक है, मेमोरी की ओर वो लेके जा रहा है, तो वो स्कैन करने या फिर यूजर से वेरिएबल की वैल्यू को लेने के लिए काम आता है. तो सी इन इज अ वेरिएबल ऑफ इनपुट स्ट्रीम, और उसके साथ जो हम यूज करते हैं वो गेट ऑपरेटर है. तो इस तरीके के डबल ग्रेटर देन के साइन जो है, दो ग्रेटर देन के साइन, उसको गेट ऑपरेटर कहते हैं. सिमिलरली सी आउट का हमने देखा था कि सी आउट मेमोरी से आउटपुट देने के काम आता है. मेमोरी से जो आउटपुट है, मतलब मेरे पास वेरिएबल में यूजर से मैंने वैल्यू स्कैन करा ली, अब वो मेरी मेमोरी में रैम में स्टोर है, तो उसको मुझे प्रिंट कराना है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट में, जैसे स्क्रीन है आपकी, या फिर किसी फाइल में भी जब आउटपुट देंगे. तो सी आउट जो है वो आउटपुट स्ट्रीम का एक वेरिएबल है, और उसके साथ हम लेस देन के दो साइन यूज करते हैं. इसको हम कहते हैं पुट ऑपरेटर. इट इज यूज टू पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनटू द डिस्प्ले यूनिट. तो सी इन और सी आउट में जो डिफरेंस है वो ये है कि सी इन इज यूज टू गेट इनपुट, और उसके साथ गेट ऑपरेटर यूज होता है, और सी आउट इज यूज टू पुट द आउटपुट, तो उसके साथ पुट ऑपरेटर, इसको पुट ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है, कंटिन्यूइंग विद द tokens. A token is the smallest element of program that is meaningful to the compiler. ठीक है, सबसे छोटा ऐसा मीनिंगफुल टुकड़ा जो हम किसी लैंग्वेज का कर सकते हैं वो है टोकन. टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर. कंपाइलर के लिए उसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए. जैसे मैंने आई लिख दिया, तो आई की मीनिंग तब तक नहीं है जब तक मुझे पता नहीं है कि वो आई क्या है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम टोकन्स को क्लासिफाई करते हैं पहले समझने के लिए कि वो क्या, किस तरीके से वो समझा जाएगा, उसकी मीनिंग कैसे निकलेगी. क्या वो एक कीवर्ड है, क्या वो एक आइडेंटिफायर है, क्या वो एक कांस्टेंट है, और क्या वो एक ऑपरेटर है. चार टाइप्स के टोकन्स हो सकते हैं. तो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमने सी में भी आपने पढ़ा होगा. कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऐसी चीजें जिनको हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते, वो लैंग्वेज कंपाइलर ने पहले से उनका कुछ मतलब बनाया हुआ है. ईच कीवर्ड इज मीन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ प्रोग्राम. उसका कोई ना कोई काम ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो इस काम के लिए ही यूज होगा. सिंस कीवर्ड्स आर डिफर्ड नेम्स फॉर अ कंपाइलर, दे कांट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स. अगर मैं चाहूँ कि मैं डबल नाम से अपना एक वेरिएबल ले लूँ, तो ऐसा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि डबल इज अ कीवर्ड, इंट इज अ कीवर्ड, तो हम उनको वेरिएबल्स के नेम के तरह तौर पे यूज नहीं कर सकते. We are trying to assign a new meaning to the keyword which is not allowed. So you cannot redefine keywords. ठीक है, सी में 32 keywords होते थे जो आपने पढ़े हैं. कीवर्ड का आपको कैसे समझ आएगा, जब आप उसे लिखते हैं तो व्हाइट कलर का हो जाता है टर्बो सी प्लस प्लस में. जब आप उसे यूज करते हैं तो वो एक कीवर्ड है, मतलब उसको कंपाइलर को पहले से पता है कि उसका मतलब क्या है. इफ, एल्स, इंट, कैर, डबल, इफ, वॉइड. ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स है. 32 कीवर्ड सी में दिए थे. इन C++ there are 31 additional keywords जो कि इसमें यूज किया जाए. हमने पढ़ा था ना, C++ is a सुपर सेट ऑफ सी, उसमें और ज्यादा एनहेंसमेंट्स की चीजों को जोड़कर C++ बनी है. तो ये बूल, कैच, क्लास, एक्सपोर्ट, फॉल्स, फ्रेंड, इनलाइन फंक्शन हम पढ़ेंगे. नेम स्पेस अभी मैं आपको बताऊंगी. न्यू, डिलीट, ऑपरेटर, प्राइवेट, ये सारे कीवर्ड्स जो है वो C++ में यूज होते हैं, तो इनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते. द नेक्स्ट इज तो आइडेंटिफायर्स. ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरेज. आइडेंटिफायर क्या होते हैं कि हम किसी वेरिएबल का जो नाम रख रहे हैं, या फिर हम जब फंक्शन बनाते हैं हम फंक्शन का नाम रखते हैं, हम जब एरे डिफाइन करते हैं उस एरे का कोई नाम रखेंगे,
वो होते हैं आइडेंटिफायर्स। दीज आर यूजर डिफाइंड नेम्स। हमने एक नाम रख दिया किसी चीज का, वो एक आइडेंटिफायर है। कंसिस्टिंग ऑफ एन आर्बिट्ररी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। कहने का मतलब है कि जब आप किसी सीक्वेंस को, ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको बताया था हम रख सकते हैं एक इंट ए, एक वेरिएबल का नाम मैं ABCD रख सकती हूँ, बट ABCD इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू विथ। हम ऐसे नहीं रखेंगे वेरिएबल्स के नाम। तो जिस काम के लिए वो वेरिएबल बना होगा हम कोशिश करेंगे कि मीनिंगफुल नाम रखें। तो वो जो मीनिंगफुल नाम होगा इट विल बी अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स हो सकता है। आप well1 well2, आपको एक ही नाम के 2 वेरिएबल लेने हैं तो आप PTR1 PTR2 ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स होता है। अंडरस्कोर इज अलाउड इन आइडेंटिफायर, ठीक है। अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट डिफर इन स्पेलिंग एंड केस फ्रॉम एनी कीवर्ड। आप इफ एक कीवर्ड है तो if वन आप एक ले सकते हैं वेरिएबल। आप आइडेंटिफायर का क्या है, अगर कीवर्ड्स के नाम की जैसा आप स्पेलिंग में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे while कीवर्ड है तो आप while को WHILE के साथ S लगा के एक आइडेंटिफायर बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो यूजर कंपाइलर को नहीं पता whiles क्या होता है। while is a keyword but whiles is not. So identify names must differ in spelling and case from keywords। कहने का मतलब है कि कीवर्ड की तरह सेम नाम आप रख ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है आइडेंटिफायर्स का। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आप वो वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते जो कि ऑलरेडी एक कीवर्ड है। They are reserved for special use. Once declared, you can use the identifier in later program to statements to refer the associated value। कहने का मतलब है कि आपने int a एक प्रोग्राम में स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया, जो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, int val डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे ही आपने int val डिक्लेयर किया तो आप उसे बाद में यूज कर सकते हैं किसी भी लाइन में। वही चीज यहाँ पे कही गई कि आइडेंटिफायर को आपने एक बार डिक्लेयर किया तो आप लेटर प्रोग्राम में उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। A special kind of identifier called a statement label can be used in goto statements। आप लोगों ने goto अगर C में यूज किया है तो आप जानते हैं कि हम लेबल बना सकते हैं। कोलन का यूज करते हैं हम जब कोई, जैसे मैंने लिखा माई लेबल, कोलन लगा दिया, उसके बाद जो लाइन मैंने लिखी है तो मैं किसी भी लाइन में गो टू उस माई लेबल अगर लिखूंगी तो वो उसी लेबल पर चला जाएगा। लेबल लगाना कभी हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू कर लेंगे। लेबल आप बना सकते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ आइडेंटिफायर है लेबल। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट शुड बी फॉलोड, ठीक है। नेमिंग करने के लिए आइडेंटिफायर का नाम रखते वक्त आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। जैसे 9 वेल, ये नहीं हो सकता। वेल 9 हो सकता है, अंडरस्कोर वेल हो सकता है, लेकिन 9 से न्यूमेरिक डिजिट से वो स्टार्ट नहीं हो सकता। दे मस्ट कंसिस्ट ओनली लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। उनमें कोई स्पेशल कैरेक्टर @ हैश आप नहीं लगा सकते वेरिएबल के नाम में। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, वो तो आप बना ही नहीं सकते, कंपाइलर एरर आ जाएगी। इट मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस। It should be up to 31 characters long, as only the first 31 characters are significant. Okay. मेन एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, मेन एक मेथड का नाम है, ठीक है। मेन एक मेथड का फंक्शन का नाम है, तो ये भी एक कीवर्ड है, तो इसको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ए एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स, नो व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, सिंपल नॉर्मल वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है कि वो कांस्टेंट अगर मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया, CONST कॉन्स्ट, ठीक है, सिंटेक्स है कॉन्स्ट इंट वेरिएबल नेम वेल। अगर मैंने ऐसा कहीं पे लिखा है कॉन्स्ट इंट वेल, तो वो वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिर चेंज नहीं हो सकती। कॉन्स्टेंट रिफर टू फिक्स्ड वैल्यूज, एक बार जब उसमें वैल्यू असाइन हो जाती है फिर वो चेंज नहीं होती है। जैसे आप लूप लगाइए, लूप में हर बार आप एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, तो आप कांस्टेंट में को जब आप डिक्लेयर करेंगे लूप के अंदर, अगर आप उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो वो नहीं चेंज होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया वेल, एक फंक्शन में मैं गई, वहां वेल में चेंजेस हुए, तो जब फंक्शन से मैं वापस आऊंगी तो वो वेल में कितने चेंजेस हुए हैं वहां, वो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब वो फंक्शन कॉलिंग में भी कांस्टेंट ही रहते हैं। आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में उसे भेज सकते हैं, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो कभी कभी हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो कांस्टेंट जो है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है। जैसे इंटीजर कैरेक्टर कांस्टेंट्स ये हो गए, फ्लोट कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट ये हो गया। जैसे लक्ष्मण सिंह महल गवर्नमेंट PG कॉलेज, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट जब है तो वो एक स्ट्रिंग, मैंने एक वेरिएबल लिया है एरे टाइप का, या स्ट्रिंग टाइप का भी होता है C++ में, हम आगे पढ़ेंगे। उसमें मैंने ये स्ट्रिंग डाल दी, तो ये स्ट्रिंग आप कभी भी इसमें आप कुछ भी और चेंजेस नहीं कर पाएंगे पूरे प्रोग्राम में, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। नाउ
ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशंस, ठीक है। जो फोर्थ हमारा टोकन है वो है ऑपरेटर्स। हमारी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में या तो हम जो चीजें लिखते हैं या तो वो कीवर्ड होती है, जैसे इफ, एल्स, लूप, फॉर, या तो वो कीवर्ड होता है या फिर वो एक वेरिएबल का नाम होता है जो हमने डिफाइन किया है, ठीक है, या फिर वो एक कांस्टेंट होता है जो भी हमने पढ़ा, या फिर वो एक ऑपरेटर होता है। आप ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना, प्लस, माइनस, इक्वल्स टू, तो यही चार चीजें टोकन्स में होती हैं, ठीक है। तो व्हाट आर ऑपरेटर्स, ये क्योंकि डिटेल्ड टॉपिक है, तो ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जो फोर्थ टोकन टाइप है ऑपरेटर, उसको अब हम देखते हैं। Programs use data stored in a variable and perform different types of operations। ये आप जानते हैं कि जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उसमें हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, फिर उसके साथ हमें कुछ प्रोग्राम कैलकुलेशन करनी होती है, तभी तो हम वो वेरिएबल ले रहे हैं। तो द डेटा ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड आर नोन एज ऑपरेंड्स। जैसे कि z इंटू वाई है, तो z और y आर ऑपरेंड्स, इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है, जिनको अभी हमने पढ़ा आइडेंटिफायर्स, ये आइडेंटिफायर्स भी हैं, ये तो ऑपरेंड्स भी हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो एक्सप्रेशन की सेंस में हम कहते हैं ये ऑपरेंड्स हैं, और ये जो बीच में यूज हो रहा है ये क्या है, ऑपरेटर। द टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड्स आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, और ये दोनों ऑपरेंड है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, सॉरी यहाँ पे होगा ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स आर नोन एज एक्सप्रेशंस। ये ऑपरेंड्स है, ये ऑपरेटर है, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट बना ये कहलाता है एक्सप्रेशन। Z and Y are the operands, multiplication is the operator, and Z into Y is an expression. The combination of operators and operands is known as expression. Now the category of operators, बहुत सारे types के operators हमारे पास होते हैं based on the number of operands, unary operators, binary operators and ternary operators. यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दे वर्क ऑन अ सिंगल ऑपरेंट, यानी कि वो एक ही ऑपरेंट के साथ काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये बाइनरी ऑपरेंट है, बाई मतलब टू, इस ऑपरेटर को दो ऑपरेंट चाहिए ही चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। मल्टीप्लीकेशन किसी एक वैल्यू का तो होगा नहीं, 5 इंटू लिखने से काम नहीं चलेगा, 5 इंटू 2 होना चाहिए, तो इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेंट। बाइनरी ऑपरेटर, सॉरी बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, टू ऑपरेंट्स पे इसको कैलकुलेशन या रिजल्ट के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे ही काम कर लेते हैं, अभी हम देखेंगे आगे। एंड टर्नरी ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। ये है हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूनरी और बाइनरी दो टाइप्स के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मतलब जो मैथ्स में यूज होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, ये हमारे यूनरी एंड बाइनरी टाइप के हो सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी इन नेचर, क्योंकि उनको दो चाहिए होता है, ठीक है। ओनली द ऑपरेटर कैन बी बोथ यूनरी एंड बाइनरी, कौन सा, माइनस एंड प्लस, ठीक है, ये बाइनरी और यूनरी हो सकता है, माइनस एंड प्लस होगा यहाँ पे, अभी हम देखते हैं। ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी इन नेचर का मतलब यहाँ पे हम समझते हैं दो वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के, ए में वैल्यू डाली 40, बी में 20, तो सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। देखो सी आउट का यूज किया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से हम सी आउट को यूज करते हैं। सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, प्लस को दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ी ए और बी, और ऐड करके जो आंसर दिया वो हमारा रिजल्ट आ गया। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ए माइनस बी, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ए इंटू बी, द कोशंट यानी डिविजन जो रिजल्ट आया ऑफ ए एंड बी इज a डिवाइडेड बाई b। तो ये रिजल्ट है 40 प्लस 20 60, 40 माइनस 20 20, 40 इंटू 20 800 एंड 40 डिवाइडेड बाई 20 इज 2। ये हमारा अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, दीज आर बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये सारे डेटा टाइप्स के साथ यूज तो हो सकते हैं, लेकिन जो डिवीजन ऑपरेटर है वो इंटीजर डिवीजन डज इंटीजर डिवीजन ओनली, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट आता है तो वो पॉइंट को डिस्कार्ड कर देता है अगर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है। जैसे कि टू गेट द एक्यूरेट आंसर हम क्या लिखेंगे,
अगर आपको चाहिए कि पॉइंट में भी आंसर चाहिए, 45 डिवाइडेड बाय 6 तो 7 आया रिजल्ट, क्योंकि 7.5 आना था। तो आपको या तो आप इन दोनों को पॉइंट में लिखिए, तब आपका पूरा रिजल्ट जो है वो 7.5 में आएगा, क्योंकि सी आउट इज नॉट कैलकुलेटिंग द वैल्यू बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। लेकिन अगर आप इसको उसमें यूज करेंगे, डेटा टाइप्स का यूज करके करेंगे, तो आप दोनों को फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का लेंगे और फिर कैलकुलेट वैल्यू भी किसी फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तब आप प्रिंट करेंगे, तो तब पॉइंट में आंसर आ जाएगा। Now, another way to get accurate result would be the store number in float variables. मैंने आपको बता दिया कि आप अगर चाहते हैं कि accurate value चाहिए तो float में आप रखेंगे तो पॉइंट को ट्रंकेट नहीं करेगा। हमने यहाँ पे दो float variables लिए, a और b, a में 45, b में 6, तो a डिवाइडेड बाई b, क्योंकि दोनों float टाइप के हैं तो आंसर float में persist करेगा। आप यहाँ पे एक c ले सकते हैं, c, और फिर उस c में a डिवाइडेड बाई b को स्टोर करके c आउट c करेंगे तो भी 7.5 ही आएगा। तो डेटा टाइप जब हमें बता दिया हमने तब तो ठीक है, अगर बिना डेटा टाइप के हम इस तरीके से यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं बताया था तो वो ट्रंकेट कर देगा। नाउ द मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर आपने यूज किया होगा सी में, जो कि क्या रिजल्ट देता है, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा होता है। यानी कि अगर हम लिखेंगे a परसेंटेज b, a मॉड्यूलस b, तो a में 25 है, b में वैल्यू 12, तो 25 डिवाइडेड बाई 12 जो क्वोशंट आएगा वो आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि डिवाइड होता तो आंसर होता 12, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर है तो आंसर विल बी द रिमाइंडर, जो 1 बचा है। 12 डिवाइडेड बाय 25, तो 12 टू ज़ा 24 और 1 बचा, तो द आंसर विल बी 1। ये हम कहीं कहीं पे यूज करते हैं, है ना, आपने कई फंक्शंस में यूज किया होगा जब हमें कन्वर्ट करना होता है वैल्यू को, जब हमें रिवर्स करना होता है वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। तो आप लोग इस मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज होपफुली कर चुके होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ कैरेक्टर डेटा, ठीक है, we can only use the addition and subtraction operators with variables of care data type। आप a प्लस b कर सकते हैं, a एक कैरेक्टर है, b एक कैरेक्टर है, तो उनकी ASCII वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन होता है, लेकिन आप इनटू और डिवीजन नहीं कर सकते। दिस इज पॉसिबल बिकॉज कैरेक्टर और सिंबल इज स्टोर्ड इन अ कैर वेरिएबल और उसकी कोई ASCII वैल्यू होती है, ठीक है, एक कैपिटल ए की 65 होती है, कैपिटल बी की 66, तो ASCII वैल्यूज में कैलकुलेशन हो जाता है। इन द स्टेटमेंट CH असाइन कैपिटल ए, तो ASCII वैल्यू 65 है, वो किस में स्टोर हो जाएगी, CH में स्टोर हो जाएगी। सो इफ वी राइट CH असाइन CH प्लस 1, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी ASCII वैल्यू में 1 ऐड कर रहे हैं, तो 65 में 1 ऐड होके 66 बन गया, जो कि B की ASCII वैल्यू है, तो B प्रिंट हो जाएगा। अब आप CH को प्रिंट कराएंगे तो B विल बी प्रिंटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम है, a ch assign a, see out the value of character variable is ch, तो ch में जब हमने इंक्रीमेंट किया तो the value after adding 1 ch क्या प्रिंट होगा, b, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं, कल हम फिर यूनरी, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सबको करेंगे। तो आज एक सिंपल प्रोग्राम भी हम देखते हैं, C++ का एक सिंपल प्रोग्राम, ताकि हम टच में रहें प्रोग्राम के। प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था कि हैश इंक्लूड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल जो होती है, आईओ स्ट्रीम होती है, यहाँ पे मुझे stdio की आदत है तो वही टाइप हो रहा था, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल, ठीक है, ये हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे .h लिखना कंपल्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, ये मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड एक नेम स्पेस है जिसके अंदर सीन और सी आउट जो है वो बने हुए हैं, सीन सी आउट की डेफिनेशन दी हुई है। तो अब हम मेन बनाते हैं, इंट मेन इज अ फंक्शन दैट रिटर्न समथिंग। तो इंटीजर अगर मैंने डेटा टाइप लिया है, सॉरी, तो आई विल रिटर्न समथिंग टू कंपाइलर, कुछ रिटर्न करना होता है तो आई विल रिटर्न 0। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, कैसे सी इन सी आउट का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल जैसे सी में डिक्लेयर करते हैं, सेम हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम करते हैं सी आउट। तो सी आउट कैसे करते हैं, सी आउट के साथ हम यूज करते हैं पुट ऑपरेटर, एंटर एनी वैल्यू, हम यूजर से वैल्यू जो कह रहे हैं, प्रिंट मांग रहे हैं यूजर से वैल्यू, तो सी आउट से हम कुछ आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं, जैसे हम प्रिंट एफ से करते थे वहां पे, और जब हम स्कैन एफ करते थे यहाँ पे होगा सी इन से वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, वेल में। नाउ आई विल शो टू द यूजर कि
हाउ व्हाट वैल्यू यू हैव एंटर्ड, तो यू एंटर्ड एंड नाउ आई विल, इसको हम दो वेरिएबल इस तरीके से हम कास्केडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेल प्रिंट कराने वाली हूँ, तो मैंने वेल को यहाँ पे लिख दिया, तो यू एंटर्ड वेल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम रन करते हैं। एंटर एनी वैल्यू 12 और यू एंटर्ड 12, यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हम एक सी प्लस प्लस का सिंपल प्रोग्राम, ये हमने प्रोसीजरल वे में बनाया है। सी इज नॉट अबाउट दैट, सी में हम क्लासेस से प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि आप सी पढ़ के आए हैं, तो हम सी के ही तरीके से बेसिक्स को समझेंगे। उसके बाद हम आएंगे जब सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे हम क्लासेस से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नेम स्पेसेस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे एक नेम स्पेस है, यहाँ पे मैंने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std, तो आप अपना नेम स्पेस बना सकते हैं। जैसे एक नेम स्पेस हम बनाते हैं, नेम स्पेस माई स्पेस मैंने बना दिया। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, इंट वेल असाइन 50, मैंने उसमें वैल्यू डाल दी 50, ठीक है। तो अब जो मेरा मेन फंक्शन है, उससे पहले अगर मैं इंट वेल बनाऊं, तो ये ग्लोबल वेरिएबल होता है, आपको समझ में आता है। मेन के ऊपर जो वेरिएबल हम बनाते हैं दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, उसमें अगर मैंने 10 वैल्यू डाल दी, तो पूरे प्रोग्राम में मेन के अंदर इस वेल की वैल्यू कहीं भी एक्सेस होगी, वो क्या होगी, 10 होगी। तो अब जब 10 वैल्यू इंसर्ट होगी, तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू यहाँ पे और है, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे यूजर ने जो वैल्यू डाली वेल में, वो इस लोकल वेरिएबल के अंदर जाएगी। अब मैं देखती हूँ कि मेरा जो नेम स्पेस वाला वेरिएबल है, उसमें 50 है, उसको मैं यहाँ पे कैसे यूज कर सकती हूँ। उसको हम यूज करते हैं सी आउट माई नेम स्पेस वेरिएबल हैज वैल्यू, और मैंने इसमें प्रिंट करा दिया। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, नेम स्पेस का नाम वो क्या है, माई स्पेस, और डबल कोलन हम लगाते हैं, और वेरिएबल का नाम वेल। तो इससे क्या प्रिंट होगा, मेरा 50 वाला वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे अंदर वेल में वैल्यू 10 चली गई है, लेकिन जो मेरा वेरिएबल नेम स्पेस के अंदर है, उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, ये प्रिंट सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, सॉरी सी स्मॉल होगा। इससे आपको क्या पता चलता है कि केस सेंसिटिव भी है हमारा। ठीक है, एंटर एनी वैल्यू 12 और माई नेम स्पेस वेरिएबल हैज वैल्यू 50, यहाँ पे 50 आ गया। तो वो मेरा जो वैल है, ये नेम स्पेस से ऐसे एक्सेस होता है, ठीक है। माई नेम स्पेस यानी नेम स्पेस का नाम कोलन वैल। तो अगर मुझे यहाँ पे std को मैं इंक्लूड नहीं कराऊंगी, तो मुझे यहाँ पे जो सी इन सी आउट है, उनके आगे भी ये लगाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि वो उसी के अंदर बने हुए हैं। तो अब मैं ये नहीं लगा रही, उसका रीजन ये है कि मैंने उसको यहाँ पे यूज किया, मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये लाइन लिखने से अब मुझे इन वेरिएबल्स को यहाँ पे सॉरी नेम स्पेस को यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसके अंदर के वेरिएबल्स को यूज कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजिंग नेम स्पेस माई स्पेस एक लाइन, तो फिर मुझे माई स्पेस वेल ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वेल से सीधे प्रिंट करा सकती हूँ। अब ये वेल कौन सा वाला होगा, लोकल होगा, ग्लोबल होगा, या नेम स्पेस के अंदर वाला होगा, ये आप मुझे बताएंगे। ये आपका असाइनमेंट है कि एक लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और एक नेम स्पेस के अंदर का वेरिएबल, इन तीनों को आप वेल से कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है।